हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। आज मैं आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं। इसका नाम है बिजनेस स्टैटिक्स एंड एनालिटिक्स। इसकी एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन से टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना। जो सिलेबस जो मैंने उठाया है वो अकॉर्डिंग टू द MBA उठाया। जो MBA का सिलेबस है वही हमने लिया है, लेकिन यही सब टॉपिक आपको BBA में भी मिलेंगे और यही आपको BCom ऑनर्स में भी मिलेंगे, और भी एक दो आपके कोर्स ऐसे होंगे जिसमें सब्जेक्ट चलता होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिक्स की। तो आपसे मैं जितने भी MBA BBA BCom के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, व्यू अच्छे आएंगे, उतना ही हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं, ठीक है नहीं। आने वाले समय में अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में OR पढ़ेंगे, OR भी फिर आपको पढ़ाई जाएगी। अगर आपकी तरफ से अच्छा फीडबैक मिलता है तो ऑपरेशन रिसर्च के वीडियो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों हम बेसिक स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 का जो बेसिक है, यूनिट 1 के अंदर देखिए 4 चैप्टर हैं, आपके बता दूं मैं। उन 4 चैप्टर में से आज फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है कि स्टैटिक्स क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं, क्या फंक्शन है, क्या लिमिटेशन है, क्या एडवांटेज है। यानी टोटली जो फर्स्ट चैप्टर है वो थ्योरेटिकल है, उसमें कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में चलेंगे तो वहां आपको जो है न्यूमेरिकल वगैरह कराएंगे हम। तो आज के चैप्टर में, जो आज का चैप्टर है, आज का जो लेक्चर है, उसमें जो आपके टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे, देखिए बिजनेस स्टैटिक्स एनालिटिक्स में जो आपका चैप्टर रहेगा, आज का जो लेक्चर रहेगा, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स होती क्या है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका बेसिक पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो है क्या, कहाँ पर उसका यूज है। ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट है तो वो सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि उसमें पास होना है, ऐसा नहीं है। आपको कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट आपका अप्लाई होगा, आपकी जो डेली लाइफ है उसमें भी आप कहीं ना कहीं उसे यूज करेंगे। ठीक है नहीं। इसके बाद बताऊंगा मैं एग्जाम्पल कि स्टैटिक्स का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। फिर आपकी डेफिनेशन आएंगे कि स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या है। फिर आपके टाइप्स आएंगे कि स्टैटिक्स के कितने टाइप्स हैं। ठीक है ना। तो मेनली आज के टॉपिक में आपका यही रहेगा। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है, वो 2 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक लेक्चर आज है, एक लेक्चर आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करेंगे देखिए मीनिंग की, कि स्टैटिक्स क्या है। ठीक, तो देखिए स्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं, स्टैटिक्स का एक मीनिंग नहीं है। हर पर्सन के लिए, हर टास्क के लिए स्टेट का मीनिंग चेंज हो जाता है। क्लियर है नहीं। तो स्टेट का ये नहीं कि भी स्टेट सिर्फ एक ही जगह अप्लाई होता है। स्टेट ये मान के चलो इन्फिनिटिव, आप जो है इन्फिनिटिव टाइम से यूज कर सकते हैं। अलग अलग टास्क में, इन्फिनिटिव टास्क में आप उसे यूज कर सकते हैं। स्टैटिक्स का फील्ड जो है बहुत ही वाइड है। ठीक है, अब स्टैटिक्स का देखिए एक एक पॉइंट में आपको अच्छे समझाते चलूंगा। तो जो मीनिंग है, देखिए जो स्टैटिक्स का जो मीनिंग है वो वेरी करता है डिफरेंट पर्सन में। ठीक है नहीं। स्टैटिक्स का जो मीनिंग होगा वो क्या करेगा, वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहेगा। अगर मैं बात करूं आप इंडस्ट्री में अगर करेंगे तो इंडस्ट्री में उसका मीनिंग अलग होगा। ठीक है नहीं। आप अगर शॉपकीपर है तो वहां पर आपका जो है स्टेट का मीनिंग अलग अलग होगा। आप अगर हाउसवाइफ है तो वहां पर आपका स्टेट का मीनिंग अलग होगा। ठीक है नहीं। तो सब जगह स्टेट का जो मीनिंग होगा वो वेरी होता रहेगा पर्सन टू पर्सन। क्लियर है नहीं। तो डे टू डे जो है, जो ह्यूमन लाइफ है हमारी, इसमें जो हमारा स्टेट है उसकी नॉलेज हम डिफरेंट वे में यूज करते हैं। ठीक है नहीं। कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो सब एग्जाम्पल के मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल आपको समझाए जाएंगे, कुछ आपके जब एग्जाम्पल समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर आपके हो जाएगा। ठीक है नहीं। तो ये पहले यही ध्यान रखना है कि जो स्टैटिक्स वर्ड है उसका मीनिंग डिफरेंट पर्सन में, मतलब पर्सन टू पर्सन आपका वेरी करता है। ठीक है नहीं। और आपकी जो डे टू डे की ह्यूमन लाइफ है, जो डेली लाइफ है हमारी, उसमें जो आपका मीनिंग है, जो किसका मीनिंग, स्टेट का जो मीनिंग है, वो डिफरेंट वे में है यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे देखिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं पर्सनल पर्पज की बात करूं तो पर्सनल पर्पज में भी इसका यूज होता है, प्रोफेशनल पर्पज में भी यूज होता है। ऐसा नहीं कि केवल बिजनेस में यूज होगा। आप जो है आपके घर में भी स्टेट का यूज किया जाता है। कहाँ किया जाता है देखिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए जनरल कैलकुलेशन की अगर बात करूं, पर्सनल लाइफ की बात करूं, तो पर्सनल लाइफ में हम क्या करते हैं, देखिए हमारी जॉब है, हमें मान लिया भाई 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो क्या करते हैं, हम एक बजट बनाते हैं अपने घर का। बजट बनाते हैं नहीं कि भाई 50,000 रुपये सैलरी है, इसमें से कितना खर्च हमें महीने में करना है। तो पूरी प्लानिंग करके रखते हैं
ताकि उस 50,000 में आप सेविंग भी कर सको, अपने खर्चे भी चला सको। तो वो सब प्लानिंग, वो सब कैलकुलेशन भी आपकी क्या कहलाती है, स्टेट कहलाती है, वो भी आपकी स्टेट है, ठीक है नहीं। तो ध्यान रखना है कि पर्सनल लाइफ में जो आपकी स्टेटिक होगी, जो आपका हाउस होल्ड बजट होगा, उसमें भी हम स्टेटिक का यूज करते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं कि स्टेट वर्ड आया कहां से, स्टेट वर्ड आया कहां से है। तो देखिए जो स्टेट वर्ड है वो एक वर्ड है आपका स्टेटस। क्या है, स्टेटस। स्टेटस वर्ड से आया है, जो क्या है आपका लैटिन वर्ड है। कहां से आया, स्टेटस वर्ड से स्टैटिक्स वर्ड बना है, जो क्या है आपका लैटिन वर्ड है। एक वर्ड है आपका स्टेटिस्टा। क्या है, स्टेटिस्टा। ये कैसा वर्ड है, ये आपका इटालियन वर्ड है। और आपका एक वर्ड है स्टेटिस्टिक, जो आपका जर्मन वर्ड है। इन तीनों वर्ड से ही आपकी जो है स्टैटिक्स बनी है, इन तीनों वर्ड से ही स्टैटिक्स नाम इसका पड़ा है। क्लियर। तो आपको मैंने बता दिया कि स्टेटस, जो स्टेटस है आपका वो लैटिन वर्ड है, स्टेटिस्टा जो है वो इटालियन वर्ड है, और स्टैटिक आपका जर्मन वर्ड है। ठीक है। अब मैं आपको देखिए बता दूं कि आपको जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। वो पूछ लेगा कि स्टैटिक्स क्या होती है, या पूछ लेगा कितने टाइप होते हैं, या उसके एग्जाम्पल पूछ लेगा, डेफिनेशन पूछ लेगा, फंक्शन पूछ सकता है, लिमिटेशन पूछ सकता है, एप्लीकेशन पूछ सकता है। ठीक है नहीं, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। तो ध्यान से समझते रहिएगा, समझ लेंगे तो थ्योरी आप खुद भी लिख देंगे। ठीक है नहीं। अब देखिए जो आपके ये वर्ड है, जो वर्ड मैंने आपको स्टैटिक्स बताए हैं, ये यूज कहाँ होते थे, पहले कहाँ यूज होते थे। तो आपको जो वर्ड होता, जो स्टैटिक्स वर्ड है, वो पॉलिटिकल स्टेट में यूज होता था। पहले आपको पता था कि पहले क्या होती थी, रियासत होती थी अलग अलग। अब तो जैसे भारत देश हो गया, भारत देश में क्या है, उत्तर प्रदेश अलग राज्य है, उत्तराखंड अलग है, आपका पंजाब अलग है। इसी तरीके से पहले रियासत बटी हुई थी, उन सभी रियासतों के अलग अलग राजा होते थे। तो वो राजा क्या करते थे, वो स्टैटिक्स का यूज करते थे। किसका यूज करते थे, स्टैटिक्स का यूज करते थे। किसके लिए, मेंटेन करने के लिए रिकॉर्ड को। अपने जो रियासत के अंदर में जितना भी रिकॉर्ड होता था, उन रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए स्टैटिक्स का यूज करते थे। जैसे कि एग्जांपल की बात करूं, सेंसस डाटा। सेंसस डाटा क्या होता है, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, जो जनसंख्या आपकी होती है। ठीक है नहीं, आपकी रियासत में कितने लोग हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिला हैं, कितने बच्चे हैं, कितने जो जॉब कर रहे हैं, कितना अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये सब डाटा भी आज भी मेंटेन होता है। आज की गवर्नमेंट भी मेंटेन करती है, पहले भी मेंटेन होता था। पहले की रियासत में भी ये सब मेंटेन होता था, किस गांव की जनसंख्या कितनी है, वो सब चीजें मेंटेन होती थी। तो वो किसके अंदर होती थी, वो आपकी सारी की सारी स्टैटिक्स के अंदर होती। तो ऐसा नहीं है कि स्टैटिक्स आज ही का मतलब जो है अभी यूज हो रहा है। ठीक है नहीं, ऐसा नहीं है, स्टैटिक्स बहुत पहले से यूज होता था। बस ये है अब इसकी किताबें आ गई, सब ग्रंथ हैं, अब सब चीजें आपको जो है लिखने में, पढ़ने में, कोर्सेज में मिल जाएंगी। पहले जो होता था, पहले जो है ये बेसिकली हम जो है कहीं ना कहीं यूज करते थे। ठीक है नहीं। अब अगर मैं बात करूं, देखिए और भी इसके जो है, इसके एग्जाम्पल में कुछ बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ इसका मतलब जो है यूज किया जाता है। तो देखिए जो अर्ली ईयर में मैंने आपको बताया कि अर्ली ईयर का मतलब पहले, मतलब आज से 50, 60, 100, 200 साल पहले क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेशन में इसका यूज होता था। क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो डाटा को मेंटेन करके रखता हो, जो डाटा को कलेक्ट करने का काम करता हो, जिसके पास पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है नहीं, जैसे आपका मान लिया कोई भी बिजनेस है, तो आपने एक अकाउंटेंट रखा होगा। वो अकाउंटेंट क्या करता है, आपके सारे खर्च, आपकी सारी आमदनी, सबका जो है डाटा तैयार करके रखता है। तो वही सब इसके अंदर होता था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ये क्या करते थे, बर्थ, डेथ, क्रॉप, पॉपुलेशन, एम्प्लॉय, आर्मी, इनकम, एक्सपेंडिचर, टैक्स एटसेट्रा, इन सब का डाटा पहले भी कलेक्ट होता था। किसने टैक्स दिया, किसकी कितनी इनकम है, किससे कितना टैक्स लेना है, एक्सपेंडिचर कितना है, सब चीजें जो है, पॉपुलेशन कितनी है, आपकी जो है क्रॉप यानी फसल कितनी हो रही है हर साल, उन सब का डाटा आपका स्टैटिक्स के अंदर, स्टैटिक्स की हेल्प से तैयार किया जाता है। ठीक है नहीं। अब देखिए इसलिए क्योंकि सारा का सारा जो आपका जो राज्य है, पहले जो राज्य थे वो सारे स्टैटिक्स बेस्ड थे। राजा तो पूछता था, हाँ भाई, जैसे मंत्री, अलग अलग मंत्री होते थे, उनसे पूछता था कि भाई हाँ बताओ भाई कितनी फसल हुई इस बार, आप बताइए जी आपका कितना खर्च हुआ, आप बताइए कि भाई इसमें जो है कितना प्रॉफिट हुआ, टैक्स कितना आया, सब ऐसे पूछता था। तो यानी जो आपकी जो राजा तो गद्दी में बैठा था, लेकिन असली राजा कौन था, असली राजा था स्टेट। क्योंकि सारा का सारा जो आपका रियासत है, सारी की सारी जो आपका राज्य था, वो किससे चल रहा था, वो स्टेट से रिलेटेड चल रहा था, स्टेट पे डिपेंड था। ठीक है नहीं।
तो इसलिए इसे कहा जाता था साइंस ऑफ किंग। क्या कहते थे? साइंस ऑफ किंग कहते थे, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड के लिए, गवर्नमेंट रिकॉर्ड कलेक्शन के लिए इसका यूज करता था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? साइंस ऑफ किंग भी कहते हैं, ठीक है नहीं? कि राजा जो है, राजा का सारा विज्ञान, सारा का सारा ज्ञान स्टेट के अंदर ही छुपा हुआ था, ठीक है नहीं? ये चीज है। आज भी आप देखते हैं बजट आता है, बजट पेश होता है, तो बजट किसके कैसे पेश किया जाता है? वो पूरा बजट स्टेट के माध्यम से ही बनाया जाता है, सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, लोगों की समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं को जो है समाधान किया जाता है, उसी हिसाब से बजट पेश किया जाता है। वो सब आपका स्टेट बेस है, ठीक है नहीं? तो अगर मैं बात करूं, देखिए जो आपका स्टेट है आज के टाइम की अगर बात करूं, आज के टाइम में स्टेट को हम कहाँ यूज करते हैं? हम स्टेट को यूज करते हैं अनसर्टेन टास्क में या अनसर्टेन टाइम में। अनसर्टेन टाइम क्या होता है? जैसे मान लिया आपने देखा होगा कि भाई मान लिया बाढ़ आ गई, वो तो अनसर्टेन चीजें हैं, ठीक है नहीं? या कोई भूकंप आ गया, उन सब चीजों के लिए भी गवर्नमेंट पहले ही तैयार रहती है। आपने देखा होगा कहीं बाढ़ आई तो 2-3 घंटे में एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच जाती है, वहां पर राशन पहुंचने लगता है, सब चीजें पहुंचने लगती है। तो अनसर्टेनिटी में भी हम क्या करते हैं? स्टेट का यूज करते हैं। हम पहले ही प्लानिंग करके रखते हैं कि अगर इस क्षेत्र में ऐसा होगा तो यहाँ इस क्षेत्र में सबसे पहले कौन सी सेना जल्दी पहुंच, ठीक है नहीं, उसे जो है तभी भेजा जाएगा। तो पूरा का पूरा जो स्टेट है वो अनसर्टेनिटी में भी यूज किया जाता है। आज के टाइम में जितने भी अनसर्टेनिटी होती है वहां पर आप देखेंगे भाई मान लिया किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप फोन करेंगे एम्बुलेंस एकदम से आ जाएगी, वो भी क्या है? वो भी स्टेट है आपकी, ठीक है नहीं? हमने एरिया वाइज जो है एम्बुलेंस कर दी कि भी इतने एरिया में अगर कुछ भी होता है तो ये एम्बुलेंस जाएगी, ठीक है? तो वो भी आपका सारा का सारा स्टेट है। स्टेट के अंदर हम क्या करते हैं? देखिए डाटा का कलेक्शन करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इसमें पर्टिकुलर मैनर में। किसी भी डाटा को हम क्या करते हैं? कलेक्ट करेंगे, उसका एनालाइज करेंगे, फिर उसे प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करने के बाद उसकी इंटरप्टिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे पर्टिकुलर मैनर में, ठीक है नहीं? पहले आपको कोई भी सिस्टम बनाने के लिए डाटा की आवश्यकता पड़ेगी, उस डाटा से ही आप किसी ना किसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे, बिना डाटा के नहीं पहुंचेंगे आप, ठीक है नहीं? आपको मान लीजिए ये निकालना है कि भाई मेरे घर में एवरेज एज क्या है। एवरेज एज मतलब जितने भी आपके बड़े बूढ़े मरे हैं वो कितनी, मतलब उनकी लगभग एवरेज एज कितनी रही। तो आप देखेंगे भाई एक जो है 90 ईयर में डेथ हो गई, एक 80 ईयर में हो गई, एक 70 ईयर में हो गई, तो आप उनका एवरेज निकालेंगे। लेकिन एवरेज निकालने के लिए भी आपको क्या चाहिए? डाटा चाहिए सबका, भाई किसकी डेथ किस एज में हुई है या नहीं? तो उन सबके डाटा के लिए क्या होगा? पहले डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप स्टेट का यूज, बिना डाटा के स्टेट का यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं? अब इसकी अगर मैं बात करूं, देखिए स्टैटिक्स की, स्टैटिक्स क्या है? ये कंक्लूजन भी निकालता है किसके बेस पर? सैंपल के बेस पर या सर्वे के बेस पर। अब ये सैंपल और सर्वे के बेस पर कंक्लूजन कैसे निकलता है? इसका सबसे इजी एग्जांपल है, देखिए जब चुनाव आते हैं तो क्या होता है? सर्वे स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई इस सीट पर ये जीत रहा है, ये हार रहा है, ठीक है नहीं? या जो है अभी प्रदेश में इसकी सरकार बन रही है, इसे इतनी सीटें मिल रही, तो वो क्या करते हैं? जैसे विधानसभा का इलेक्शन है तो हर विधानसभा में जाएंगे, जैसे एक विधानसभा में 4 लाख वोट है तो वहां वो 4000 पर्सन को पकड़ेंगे अलग अलग लोकेशन से, उसी क्षेत्र में अलग अलग गांव में जाएंगे, हर धर्म जाति के, वहां से 4000 व्यक्तियों के व्यू लेंगे कि भाई आपने किसे वोट दिया, यहाँ पर कौन जीत रहा है। फिर उन 4000 के सैंपल से देखते हैं कि किसके जीतने की संभावनाएं ज्यादा है, ठीक है नहीं? यानी उसे क्या कहेंगे? उसे हम यही कहेंगे कि स्टैटिक जो है वो कंक्लूजन निकालने के काम भी आती है। कोई सर्वे कराएंगे, कोई सैंपल लेंगे, उस सैंपल के क्या करेंगे? ये डिस्कस करेंगे कि भाई कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ये तो चुनाव की बात है, और भी बहुत सारी चीजें सब जगह होता है। जैसे आप देखते हैं भाई जो है तरह तरह के मतलब जो है सर्वे किए जाते हैं, जैसे आपके शैम्पू हैं, आपके जो आपके घर भी कभी आए होंगे भी शैम्पू बेचने वाले, घड़ी या मतलब जो है साबुन बेचने वाले आए होंगे, ठीक है नहीं? वो भी सर्वे करते हैं कि भाई आपको किस तरह की साबुन पसंद है, आप कौन सी साबुन यूज करते हैं, सब पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? अगर कोई इंडस्ट्री लगा रहा है तो पहले वो जानता है कि कस्टमर है, उस कस्टमर की डिमांड क्या है, किस तरह का प्रोडक्ट चाहता है, तो उसमें भी हम सैंपल यूज करते हैं, ठीक है नहीं? इसी तरीके से अगर मैं कहूँ, देखिए जो स्टैटिक है वो पूरा का पूरा मैथमेटिकल साइंस है। क्या है? पूरा का पूरा मैथमेटिकल साइंस है, क्योंकि आपका जो भी डाटा होगा उस डाटा पर हम मैथमेटिकल मॉडल ही अप्लाई करेंगे, ठीक है नहीं? जब मैथमेटिकल मॉडल अप्लाई करेंगे तो वहीं से हम डिसीजन ले पाएंगे डाटा पर कि आपका जो डाटा है उससे आपका रिजल्ट क्या निकल कर आए। तो इसे हम जो स्टैटिक है आपका, इसे मैथमेटिकल साइंस भी कहते हैं। तो ये तो था बच्चों देखिए मीनिंग। अब आपको अगर ये लग रहा हो कि सर ने तो ज़्यादा थ्योरी पढ़ा दी, ज़्यादा थ्योरी पढ़ाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है
भाई आपको मैं 10 लाइनें पढ़ाऊंगा तो एग्जाम में 2 तो लिख ही देंगे आप, सीधी सी बात है। मैं पहली 2 लाइन पढ़ाऊंगा आपको तो उन 2 लाइन में आप एक भूल जाएंगे, एक लिखेंगे, ठीक है नहीं। आपको मैंने 10-12 पॉइंट समझाए, मुझे 5-6 भी आपके याद रहेंगे तो आप एग्जाम में आराम से लिखें, ठीक है नहीं। तो मेन मकसद हमारा यही है। अब इसके बाद देखिए मिनिंग के बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर आपका जो स्टेट है वो है क्या, एग्जाम्पल से पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल में लेके चलूंगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट हाइट। रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट हाइट, मान लिया आपने क्या किया, अभी आप जैसे मान लिया किसी स्कूल में हम चले गए, इस स्कूल में हमने देखा कि एक क्लास में 60 बच्चे हैं, ठीक है नहीं। अब वो जो 60 स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में, आपको क्या करना है, उनकी हाइट मेजर करनी। तो आप क्या करेंगे, 60 के 60 स्टूडेंट की हाइट एक टेबल बनाएंगे, इधर नाम लिखेंगे तो उनकी हाइट लिखेंगे, ठीक है नहीं। अब आपने एक हाइट का डाटा बना लिया कि किस बच्चे की कितनी हाइट है, ठीक। अब जब वो बच्चे पास आउट हुए, या मान लिया जैसे मान लिया जब पास आउट हो रहे हैं तभी हाइट लेंगे, क्योंकि जब एडमिशन लिया है, जब पास आउट होंगे तो हो सकता है उनकी हाइट चेंज हो जाए। जब वो बच्चा पास आउट हुआ तब क्या होगा, तब डिग्री अवार्ड होती है, डिग्री अवार्ड होती है तो गाउन बनाए जाते हैं, गाउन बनाए जाते हैं नहीं। तो जो गाउन मैन्युफैक्चरर है वो क्या करेगा, वो गाउन मैन्युफैक्चरर सबके साइज का गाउन नहीं बनाएगा कि भी किसकी कितनी हाइट उस हिसाब से, वो क्या करेगा, उन सबका एवरेज निकालेगा और एवरेज के हिसाब से गाउन बना देगा। क्योंकि गाउन तो एक दिन पहनना है, ऐसा तो नहीं भी आपको डेली पहनना है, ठीक है नहीं। तो वो एवरेज हाइट के हिसाब से गाउन बनाता है। तो गाउन मैन्युफैक्चरर के लिए जो एवरेज है वो मेन है, ठीक है नहीं। तो वो आपकी स्टैटिक्स है। और अगर आपने के बच्चों ने जब एडमिशन लिया तो एडमिशन के टाइम पे आपसे हाइट पूछी गई, तो जो आपका आर्किटेक्ट है, जो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट क्या करता है, आर्किटेक्ट जो क्लास के दरवाजे हैं, कॉलेज के दरवाजे हैं, उन्हें डिजाइन करता है, और भी बिल्डिंग भी डिजाइन करता है। तो आर्किटेक्ट क्या करता है कि जो आपकी हाइट है उनमें से मैक्सिमम हाइट को उठाएगा कि हमारी क्लास में सबसे ज्यादा लंबाई किस बच्चे की है, ठीक है नहीं। मान लिया एक बच्चा 7 फीट का है, तो आप क्या करेंगे, आप दरवाजा आपको 7 फीट का लगाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि 7 फीट का बच्चा आपने 6 फीट का दरवाजा लगा दिया तो कई बार उसका सर भी दरवाजे में लग सकता है। तो उस दुर्घटना से बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेट का यूज करते हैं। तो जो गाउन था आपका, गाउन मैन्युफैक्चरर था, उसके लिए तो एवरेज मेन है, और जो आपका आर्किटेक्ट था उसके लिए मैक्सिमम हाइट मेन है, ठीक है नहीं। यानी एक ही डाटा से आपके 2 काम हो गए। तो ये होती है स्टेट, ठीक है नहीं। डाटा कलेक्ट करो, उस डाटा से आप कुछ भी उसका कहीं भी यूज कर सकते। देखिए जैसे आपको यहां पर देख सकते हैं, ये हाइट ऑफ स्टूडेंट, हाइट ऑफ स्टूडेंट का मैंने ग्राफ बनाया कि भाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि 114 सेंटीमीटर, 114 सेंटीमीटर जो हाइट है वो एक बच्चे की है। 115 हाइट भी एक बच्चे की है। 116 सेंटीमीटर हाइट 2 बच्चों की है। 117 हाइट जो है 2 बच्चों की है। 118 3 बच्चों की है। इस तरह से पूरा डाटा मेंटेन होके आ गया कि कितने बच्चों की हाइट कितनी है। तो आप यहाँ से आराम से एवरेज निकाल सकते हैं। या ऐसे भी हो सकता है, देखिए हाइट है 140 से 144 सेंटीमीटर के बीच 3 बच्चों की हाइट है। 145 से 149 के बीच 15 बच्चों की हाइट है। 150 से 154 के बीच 19 की हाइट है। 155 से 159 के बीच 11 की हाइट है। 160 से 164 के बीच 2 की हाइट है। तो इस तरह से आप डाटा मेंटेन करके रखेंगे, फिर उस डाटा को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने 2 जगह यूज किया, गाउन मैन्युफैक्चरर में और डोर बनाने, ठीक है नहीं। तो देखिए ये और एग्जाम्पल है इसका आपका सैंपल डाटा। सैंपल डाटा देखिए क्या होता है, सैंपल डाटा ये होता है कि मान लिया जैसे मुझे ये पता करना है कि आपका जो शहर है, मान लिया एक शहर है आपका, एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 15 लाख है, और हमें ये पता करना है कि इन 15 लाख लोगों में कितने लोग मतलब रोजगार कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं 15 लाख लोगों के घर जाके देखेंगे, एक एक से पूछेंगे जाके। आप क्या करेंगे, उन 15 लाख में से अलग अलग लोकेशन पर 1000 लोगों का सैंपल लेंगे, और उस 1000 लोगों में से देखेंगे 1000 में से कितने जॉब कर रहे हैं। 1000 में से मान लीजिए 600 जॉब कर रहे हैं, तो 1000 में से 600 जॉब कर रहे हैं, तो 10,000 में से कितने करेंगे 6000, 1 लाख में से कितने करेंगे 60,000, तो 15 लाख में से कितने करेंगे 9 लाख। तो इस तरह से आप डाटा निकाल लेते हैं, एक सैंपल लेते हैं, उस सैंपल के हिसाब से एक आप मतलब जो है पूरा एग्जैक्ट डाटा तो नहीं आता, लेकिन एक जो है थोड़ा आपका इक्वली आता है, लगभग वही 9 लाख आपने दिए तो 9 में से 9.5 8.5 इतना ही रहता है, ठीक है नहीं। तो सैंपल के बेस पर भी आपका क्या स्टैटिक्स काम करती है, ठीक है नहीं। उसके बाद जैसे आपको पता करना है कि भी आपकी जो सिटी है, जैसे इसी सिटी की बात करूं, इस सिटी में कितने लोग ऐसे हैं जो टीवी देखते हैं,
टीवी देखना पसंद करते हैं। उसमें भी आप क्या करेंगे, सभी लोगों से नहीं पूछेंगे जाके कि टीवी कौन देखता है। आप क्या करेंगे, जैसे 15 लाख लोग हैं तो 1,000 लोगों से पूछ लेंगे कि कौन कौन टीवी देखना पसंद करता है, तो वहां से एक एवरेज निकल के आ जाएगा कि इतने % लोग टीवी देखना इस शहर में पसंद करते हैं। जैसे कि देखिए ये आपकी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से आप सबसे ना पूछ के इसमें से एक सैंपल ले लेंगे, उस सैंपल से पूछेंगे कि भाई आपके यहाँ आप जो है टीवी देखना पसंद करते हैं या नहीं, या आप इंप्लॉय हैं या नहीं, ठीक है नहीं। इसी तरीके से इसका यूज होता है स्पोर्ट में। कहाँ यूज होता है, स्पोर्ट में यूज होता है। देखिए स्पोर्ट में देखिए क्रिकेट एक बेस्ट एग्जांपल है। क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, क्रिकेट में आप देखते होंगे कि आप क्या देखते हैं कि भाई जो भाई विराट कोहली है ये जो है ये लंबी बॉल नहीं खेल पाता, या जो है ये जो है शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाता। यानी शॉर्ट बॉल क्या हो गया, शॉर्ट बॉल उसका क्या हो गया, वीक पॉइंट हो गया या वीक एरिया हो गया, ठीक। तो हम क्या करते हैं, जैसे अब तो भाई रिकॉर्डिंग रहती है सब चीजें, आपको ये भी पता रहता है कि भाई कौन जो है आपका जो प्लेयर है वो कैसे आउट हुआ, उसकी कमजोरी क्या है, तो उस डाटा से सब चीजें निकल जाती हैं कि भाई आप जैसे विराट कोहली ने 50 मैच खेले, उस 50 मैच में कितने रन बनाए, हाईएस्ट कितने बनाए, मिनिमम कितने बनाए, कितनी बार कैसे आउट हुआ, उसका स्ट्राइक रेट क्या है, उसका एवरेज क्या है, तो वो सब चीजें निकल के कहां से आ रही हैं, उनके पास डाटा मेंटेन है, हर मैच का डाटा आपने मेंटेन कर रखा है, तभी आप निकाल सकते हैं। अगर मैं आप ही से पूछूं, जैसे आपने आप भाई क्रिकेट बहुत खेला होगा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपने आज तक कितने मैच खेले, आपका स्ट्राइक रेट क्या है, आपका एवरेज कितना है, आपने मैक्सिमम कितने रन बनाए, आपने आज तक कितने रन बनाए, तो आप कहेंगे मेरे तो याद ही नहीं है। क्यों याद नहीं है, क्योंकि आपने डाटा मेंटेन नहीं किया है। तो स्टैट के लिए डाटा मेंटेन करना जरूरी है। आपके पास डाटा होगा तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। अब जैसे कोच है आपका कोई भी कोच है, वो कोच क्या करेगा, कोच क्या करता है, स्टैटिक्स के बेस पर ही पर्सन टू पर्सन कोचिंग देता है। जैसे उसे पता है भी विराट कोहली की ये कमजोरी है, तो वो उसी कमजोरी पर फोकस करेगा कि भाई आप ये बॉल नहीं खेल पाते, आप इस पर ध्यान दें। या कोई बॉलर है, बॉलर आपके जैसे फुल टॉस ज्यादा मार रहा है, तो वो कहेगा भाई आप यहाँ पर टप्पा यहाँ रखो, इस जगह टप्पा मारो, इस जगह बॉल डालो, आप अगर यहाँ बॉल डालते हैं तो 6 लगता है आपकी बॉल पर, आप यहाँ बॉल डालेंगे तो विकेट मिलेगा। तो वो उसी डाटा से उसकी कमजोरी को, उसका जो है वीक पॉइंट क्या है, उसे लेकर उसी से कोचिंग देता है, ठीक। तो देखिए जैसे मैं आपको दिखाऊं, कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। आपने देखिए इस तरह से देखा होगा, जब आप क्रिकेट देखते होंगे तो याद आता है कि वो जो बॉलिंग है, बॉलर ने कितने % शॉर्ट बॉल डाली, कितने % गुड डाली, कितने % फुल टॉस डाली, कितने % आपकी ओवर पिच डाली, ये पूरी की पूरी जो है आपकी पूरी जो है डाटा ही तो है ये, और क्या है। आपने मान लिया 60 बॉल डाली, 60 में से कितनी यहाँ है, कितनी यहाँ है, कितनी यहाँ है, वो सब किससे निकल रही है, डाटा से निकल रही है, ठीक है नहीं। इसी डाटा से आप बॉलर को कह सकते हैं आप शॉर्ट बॉल ज्यादा डाल रहे हैं, आप थोड़ा जो है गुड लेंथ पर डालो, ठीक है नहीं। इस तरह से या इस तरह का डाटा देखिए, जैसे मान लिया आपको रैंक निकालनी है कि भाई कौन सा प्लेयर, जैसे आपने देखा होगा भाई ये प्लेयर फर्स्ट, आप इसकी रैंक 1 चल रही है, ये फिलहाल फर्स्ट रैंक पर चल रहा है, तो कैसे पता चलता है, उसका पूरा डाटा बनाया जाता है, कितनी इनिंग है, कितने रन बनाए, क्या एवरेज आ रहा है, स्ट्राइक रेट कितना है, उस हिसाब से उसके पॉइंट कितने बन रहे हैं, वहां से रैंकिंग दी जाती है, ठीक। और आप देखते होंगे, देखिए जब जैसे कोई बल्लेबाज आउट हुआ, नया बल्लेबाज आया, तो नया बल्लेबाज आता तो इस तरह की स्क्रीन आती है कि भाई विराट कोहली इतने मैच खेले, इतने रन बनाए, इतना स्ट्राइक रेट है, इतना मैक्सिमम है, इतना मिनिमम, सब डिटेल आ जाती है। तो वो पूरी की पूरी डिटेल कहाँ से आ जाती है, डाटा का यूज किया जाता है, फिर उसमें स्टैट अप्लाई की जाती है, वहां से पूरा डाटा निकल के आ जाता है। तो स्पोर्ट में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है नहीं। अब आता है पॉपुलेशन रिकॉर्ड में। पॉपुलेशन रिकॉर्ड देखिए, जैसे आपने अभी बहस भी चल रही है कि भाई जो जनगणना है वो जाति आधारित होनी चाहिए। जाति आधारित मतलब उसमें पता होना चाहिए कि भी कौन किस जाति का है, बाद में ये भी फाइंड आउट किया जाए कि आपके किस जाति के कितने लोग हमारे देश में हैं, चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखिए जब जनगणना होती है तो जनगणना में आपका नाम क्या है, आपके परिवार में कितने मेंबर हैं, आपकी एज कितनी है, पुरुष है या महिला है, आप क्या काम करते हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, वो सब चीजें लिखी जाती हैं। तो पूरा का पूरा डाटा आपका बन के मेंटेन हो जाता है। फिर आप उस डाटा का यूज कर सकते हैं। आप कैसे डाटा का यूज कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि मेरे देश में कितने % महिलाएं हैं, मेरे देश में कितने % पुरुष हैं, मेरे देश में कितने % बच्चे हैं, कितने % एम्प्लॉय हैं, कितने % अनएम्प्लॉय हैं, वो सब चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं। कितने % गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने % गरीबी रेखा से ऊपर है, कैसे। देखिए आप यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल, ये देखिएगा जैसे कि आप देखेंगे कि 2001 में 0 से 14 ईयर के जो बच्चे थे वो 34% थे, और 2011 में कितने हो गए, वो 29% हो गए। इसी तरीके से 15 से जो 59 ईयर के थे वो 59% थे, फिर वो 63 हो गए। यानी बच्चों की संख्या कम होने लगी,
एवरेज मतलब कम होने का मतलब ये नहीं है कि मान ले जो है अभी बच्चे कम हो गए, परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पर जो परसेंटेज है बच्चों की परसेंटेज कम हो गई और 15 से जो 59 वाली थी उनकी परसेंटेज बढ़ गई, ठीक है नहीं। इस तरह से ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए जब जातिगत मतगणना होगी कि भाई हमारे देश में कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने क्रिश्चियन हैं, वो सारा डाटा भी निकल के आ जाएगा, ठीक है नहीं। क्योंकि जब डाटा होगा तो उससे कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ऐसे भी है, देखिए हम ऐसे भी बता सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि भाई आज भारत की जनसंख्या इतनी है लेकिन 300 साल बाद इतनी हो जाएगी, है नहीं। ये प्रिडिक्शन कहलाता है। प्रिडिक्शन भी डाटा बेस पर होता है कि भाई 10 साल में इतनी बड़ी, 20 में इतनी बड़ी, 30 में इतनी बड़ी, तो 300 में इतनी बढ़ जाएगी, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर देखिए वही दिया है कि 300 ईयर ओवर बाद क्या होगा, चाइना की इतनी होगी, इंडिया की इतनी, रशिया की इतनी, फ्रांस की इतनी। इस तरह से आप डाटा से क्या निकाल सकते हैं, फ्यूचर में प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये क्या होगा, ठीक है नहीं। ये बताऊंगा आपको। जैसे कि आपने देखा होगा जब रोहित शर्मा अच्छा खेलता तो क्या कहते थे कि भाई सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ही तोड़ेगा। वो किस बेस पर कहते थे, वो डाटा के बेस पे तो कहते थे, क्योंकि वो जो उसका स्ट्राइक रेट था, जो उसका एवरेज था, तो लोगों को ये लग रहा था कि इस एवरेज से अगर ये रन बनाता चला गया तो सचिन तेंदुलकर से ज्यादा रन बना लेगा। तो प्रेडिक्शन है वो भी, ठीक है नहीं। अब वो हो या ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन प्रेडिक्शन रहता है, ठीक है नहीं। तो वो भी प्रेडिक्शन भी आप स्टेट के बेस पे ही देते हैं। आप एग्जाम करते हो, आपका एग्जाम है, आपने एग्जाम दिया, आपको एग्जाम देते हैं, आप कह देते हैं मेरे तो भी 100 में से 60 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है नहीं। या आपकी तैयारी इतनी अच्छी, आप कहते हैं भाई 100 में से मैं तो 80 लाऊंगा ही लाऊंगा। वो भी प्रेडिक्शन है आपका। आपने एग्जाम भी नहीं दिया, आपने नंबर पहले बता दिया कितने तो आएंगे ही आएंगे। वो बात अलग है कि पेपर टफ आ गया तो कम भी आ सकते हैं, ईजी आ गया तो ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है नहीं। तो वहां भी स्टेट का यूज है। अब इसी तरह वेदर फोरकास्टिंग में भी इसका यूज होता है। वेदर फोरकास्टिंग की बात करूं मैं तो आपने देखा होगा, हम देखते हैं जैसे मान लें कि शादी है, कुछ है, तो उसमें हम देखते हैं भी जैसे भी 6 दिसंबर की शादी है तो मैप पे डाल के उस पर क्या नाम गूगल पे देखते हैं कि 6 दिसंबर को बारिश तो नहीं है, कहीं चेक करते हैं नहीं करते हैं। या आप कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, वहां देखते हैं कि वहां का मौसम कैसा है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, प्रेशर कितना है, सब चीजें देखते हैं, बारिश है या नहीं है, सब चीजों का देखते हैं, कोई बाढ़ आने का खतरा तो नहीं है आगे, सब चीजें देखते हैं नहीं देखते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी हम क्या करते हैं, स्टैटिक्स का एग्जाम्पल है वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग मतलब होता है कि जो पुराना डाटा है उस पुराने डाटे से हम ये पता करते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, कितना टेम्परेचर रहेगा, कितनी ह्यूमिडिटी रहेगी, वो सब चीजें हम कवर करते हैं, ठीक है नहीं। जैसे कि देखिए मैं आपको दिखा दूं, इस तरह का देखिए गूगल पेज पर इस तरह का आता है क्या, जैसे आज संडे है कि भाई संडे को टेम्परेचर मिनिमम 10 रहेगा, मैक्सिमम 20 डिग्री रहेगा, मंडे इतना रहेगा, ट्यूसडे इतने, वेडनेसडे इतना, हर दिन का दे देगा, एक हफ्ते का आपको। उसके बाद देखिए यहाँ दिखा देगा कि भाई यहाँ धूप निकली रहेगी, यहाँ दिखा दे कि यहाँ बादल छाए रहेंगे, यहाँ दिखा दे कि धूप भी निकलेगी, बादल भी रहेंगे, फिर दिखा दे कि यहाँ बादल रहेंगे, लास्ट में सैटरडे वाले दिन दिखा दे कि यहाँ बारिश भी होगी, ठीक है नहीं। तो सब ये क्या है, ये सब डाटाबेस फोरकास्टिंग की जाती है, डाटाबेस एनालाइज किया जाता है कि आने वाला समय कैसा रहेगा। जैसा आपने देखा होगा ये दिखाते हैं कि भाई कल जो है 80% बारिश है, 100% नहीं दिखाता, 80% है, 10% है, 20% है। तो अनुमान भी परसेंटेज में लगाया जाता है कि कितने परसेंट चांस है बारिश होने के। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट देखिए, स्टॉक मार्केट में भी यूज किया जाता है इसका। आप अगर कोई स्टॉक मार्केट में काम करता होगा, कुछ शेयर खरीदते होंगे, तो कभी कभी आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी कि कौन सा शेयर लूं, तो कुछ लोग शेयर रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड करने के बाद वो क्या करते हैं, रिकमेंड करने के बाद वो आपको इस तरह का ग्राफ दिखाते हैं नहीं, इस तरह का ग्राफ दिखाएंगे कि भाई अगर मान लिया एक लाइन ये है, एक लाइन ऐसे बनेगी, इस तरह से जैसे लाइन आपकी ये ड्रा हो रही है, एक लाइन आपकी जो है यहाँ पर देखिए समझ में आ जाएगा इस तरह से, थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूँ उसमें, ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है नहीं। अगर ये रेड लाइन नीचे टच करेगी तो नीचे भागेगा, ये लाइन अगर ऊपर टच करेगी तो ऊपर भागेगा, अगर ये इस लाइन को क्रॉस कर देगा तो ऊपर भाग जाएगा। तो इस तरह का प्रेडिक्शन देते हैं। तो ये भी सब क्या है, ये पूरा का पूरा देखिए डाटा है कि भी जैसे मान लिया 2 साल का डाटा मैंने उठा लिया कि 2 साल में इसका क्या पैटर्न रहा, ठीक है नहीं। उसी पैटर्न के हिसाब से मैं फ्यूचर का पैटर्न बनाता हूँ कि भाई अगर ये इसकी जो कंडीशन अगर ये ऐसे जाएगा तो ये करेगा, ये जाएगा तो ये करेगा। इस हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। हम देख सकते हैं कौन सा शेयर में कितना रिस्क है, ठीक है नहीं, रिस्क ज्यादा है, कम है, प्रॉफिट ज्यादा होगा या नुकसान होगा, सब चीजें निकल जाती हैं। तो ये भी सब डाटा का ही खेल है। डाटा आपके पास होगा, पूरा प्रेडिक्शन लगा लेंगे। जो स्टेट जानता है वो शेयर मार्केट में अच्छा पैसा कमाता है, जो स्टेट नहीं जानता वो तो बस ऐसे ही किसी के कहने से भी खरीद ले, ठीक है नहीं। तो इस शेयर मार्केट में भी स्टेट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ डेफिनेशन, कुछ एग्जाम्पल बताए हैं आपको।
किसके, स्टेट के, कि स्टेट को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां जहां पर स्टेट का यूज किया जाता है। ठीक, अब देखिए, अब आती है डेफिनेशन की बात कि स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन का मतलब होता है, देखिए कोई भी आपके जैसे भी विज्ञान में वैज्ञानिक होते हैं वो अपने स्टेटमेंट दे देते हैं, इसी तरीके जो स्टैटिक्स है आपका, इसमें भी बहुत सारे हमारे जो है विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। ठीक है नहीं, तो लेकिन डेफिनेशन का क्या है कि डेफिनेशन में एग्जैक्ट लिखनी पड़ती है। डेफिनेशन को अपनी थ्योरी से नहीं लिख सकते, अपनी थ्योरी से समझा सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमास में एज इट इज लिखी जाती है। तो मैं आपको देखिए कुछ डेफिनेशन बताऊंगा, कोशिश कीजिएगा कि आप उसमें से कम एक एक दो तो याद रखें। ठीक है ना, जो भी आपको इजी लगे वो याद रखें, क्योंकि जब हम एग्जाम में डेफिनेशन लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस ये, अकॉर्डिंग टू दिस ये, तो जो कॉपी चेक करता है उस पर भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि हाँ भाई इसने तो भाई अच्छा लिखा है, इसको तो डेफिनेशन भी याद है। ठीक है नहीं, क्योंकि थ्योरी तो कोई भी लिख देगा, एज इट इज डेफिनेशन लिखना थोड़ा टिपिकल रहता है। तो कुछ मैं इजी डेफिनेशन लेकर आया हूँ, एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्टैट की, तो जो स्टैटिक्स है इसकी डेफिनेशन भी हम दो फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है नहीं, क्योंकि स्टैटिक्स को मैं दो तरीके से यूज करता हूँ, एक है आपका प्लूरल और एक है सिंगुलर। प्लूरल और सिंगुलर। प्लूरल में क्या होगा, जो अगर मैं डाटा की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, केवल डाटा की, तो अगर हम डाटा की बात करेंगे वो आपका प्लूरल में आ जाएगा। देखिए प्लूरल में क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक डाटा, इट इज एक्सप्रेस एज रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल डाटा। प्लूरल में हम केवल न्यूमेरिकल डाटा की बात करते हैं, उस डाटा में कोई मेथड अप्लाई नहीं करते, केवल मैंने डाटा इकट्ठा कर लिया कि मेरी क्लास में 60 बच्चे हैं, उन 60 बच्चों की एज इतनी है, हाइट इतनी है, वजन इतना है, बस इतना मैंने कर लिया और मैंने कुछ नहीं करा उसके आगे, तो ये तो कहलाएगा मेरा प्लूरल। प्लूरल क्यों कहा, क्योंकि वहां पर जो बच्चे हैं या जो सैंपल है हमारा वो एक से ज्यादा है, उसलिए से प्लूरल कह देते हैं। और सिंगुलर में क्या होगा, सिंगुलर में हम क्या करेंगे, सिंगुलर में हम क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं कि भाई हमारी एवरेज हाइट क्या है, तो जब एवरेज हाइट निकालते हैं तो वहां पर एक डिजिट निकल के आते हैं कि मेरी एवरेज हाइट 150 सेंटीमीटर है। ठीक है नहीं, तो वो कहलाता है सिंगुलर। यानी जैसे ही आप डाटा में मेथड अप्लाई करेंगे तो मेथड अप्लाई करने से वहां पर आपकी एक सिंगल वैल्यू निकल कर आती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, प्लूरल, सॉरी सिंगुलर कहते हैं। ठीक है नहीं, तो ये सिंगुलर कहेंगे। अब देखिए अगर मैं बात करूं, प्लूरल के बेस पे डेफिनेशन अलग है, सिंगुलर के बेस पे डेफिनेशन अलग है। तो सबसे पहले देखिए दो डेफिनेशन होंगी इसकी। फर्स्ट होगी आपकी डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक इन प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में आपकी डेफिनेशन क्या होगी, या डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक डाटा भी से कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक डाटा कह लो, या डेफिनेशन ऑन द बेस ऑफ प्लूरल सेंस भी कह सकते हैं। अब इसमें देखिए एक हमारे विद्वान हुए हैं एएल बाउली। एएल बाउली ने देखिए क्या कहा है, एएल बाउली ने यह कहा है भाई कि जो आपका स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेटिंग टू ईच अदर। ठीक है नहीं, ये डेफिनेशन दी है एएल बाउली ने। यानी स्टैटिक्स जो है वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है आपका, क्या है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे फैक्ट, मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत सारे फैक्ट होते हैं, उन सभी फैक्ट को हम इकट्ठा करते हैं एक जगह और एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके एम्प्लॉय हैं तो आप देखते हैं आपकी एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी है, इसके बाद गाड़ी है या नहीं है, इसके कितने बच्चे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसकी पूरी, हर एम्प्लॉय की पूरी डिटेल आप रखते हैं, तो आपको सबका जो है लिविंग स्टैंडर्ड पता चलेगा, किसकी भाई क्या कमजोरी है, क्या अच्छाई है, क्या है, वो सब चीज़ें निकल के आ जाती। तो आप अगर मान लिया किसी भी डिपार्टमेंट का एक डाटा मेंटेन करके रखेंगे तो उस डाटा से आप देखना बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही आपके सामने निकल के आ जाएंगी। ठीक है नहीं, तो ये होता है, अब ये एएल बाउली ने कहा। उसके बाद एक विद्वान है एलआर कॉर्नर। एलआर कॉर्नर ने देखिए क्या है, इसने कहा स्टैटिक्स आर मेजरमेंट। स्टैटिक्स क्या है, मेजरमेंट है। मेजरमेंट मतलब मेजर करना, किसी की एज मेजर करना, किसी की हाइट मेजर करना, ठीक है ना, किसी का वेट मेजर करना, या एन्यूमरेशन और एस्टिमेट ऑफ नेचुरल और सोशल फिनोमिना सिस्टमेटिक अरेंज सो एज टू एग्जिबिट देयर इंटर रिलेशन। यानी किसी भी डाटा को आपस में क्या करना, मेजर करना, मेजर करने के बाद उसे एस्टिमेट करना, चाहे वो सोशल हो या नेचुरल हो। ठीक है नहीं, और उस फिनोमिना को सिस्टमेटिकल अरेंज करना, और अरेंज करने के बाद उन डाटा को आपस में इंटर रिलेट करना, वो आपका क्या है, वो स्टैटिक्स है। ये बात किसने कही है, ये बात कही है आपके एलआर कॉर्नर ने। किसने कही है, एलआर कॉर्नर ने आपकी बात कही। ठीक,
उसके बाद अकॉर्डिंग टू यूल एंड कैंडल, एक विद्वान थे यूल एंड कैंडल, दो थे ये, इन्होंने देखिए क्या कहा, इन्होंने कहा बाय स्टैटिक्स वी मीन क्वांटिटिव डाटा अफेक्टेड टू ए मार्क एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोड, ठीक है नहीं। इसने ये बात कही है कि जो स्टैटिक्स है इसमें मीन क्वांटिटी का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, मीन क्वांटिटी का यूज करते हैं, जो डाटा होता है मीन क्वांटिटी का डाटा लेते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक हमारे आए अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, वेबस्टर ने देखिए क्या कहा है, इसने कहा स्टैटिक्स आर क्लासिफाइड फैक्ट रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन ऑफ द पीपल इन ए स्टेट, स्पेशली दोज फैक्ट which can be stated in number or in table number or in any tabular or classified arrangement। इसने ये कहा कि हम किसी भी फंडामेंटल किसी भी स्टेट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक डाटा लेते हैं और उस डाटा को टेबल की फॉर्म में या आपकी जो है किसकी फॉर्म में, आपके नंबर की फॉर्म में या टेबुलर की फॉर्म में, पाई चार्ट की फॉर्म में अरेंज करके रखते हैं, ठीक है नहीं। तो ये बात किसने कही, वेबस्टर ने कही। तो धीरे आपकी 3-4 डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू द प्लूरल सेंस। और अगर मैं सिंगुलर सेंस की बात करूं, कुछ डेफिनेशन सिंगुलर सेंस पर भी है, सिंगुलर सेंस की थोड़ी छोटी डेफिनेशन है, ठीक है नहीं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो 1-2 डेफिनेशन लिखते हैं आप, कौन सी, प्लूरल सेंस वाली, जो भी आपको इजी लगे वो लिख दे, और 1 या 2 लिख दे, इसमें से आपका काम हो जाएगा। ज्यादा मैंने इसीलिए दी है क्योंकि मान लीजिए इनमें से जो भी आपको अच्छी लग रही है वो लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ भी देखिए एल बाउली ने 2-3 डेफिनेशन दी थी, 2 मैंने लिखी है, ठीक है नहीं। इसने क्या कहा था सिंगुलर सेंस में कि स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। स्टैटिक्स किसकी काउंटिंग है, स्टैटिक्स किसकी साइंस है, काउंटिंग की साइंस है, किसी भी डाटा को काउंट करना स्टैटिक्स कहलाता है, ठीक है नहीं। ये सिंगुलर सेंस में है। एक इसने डेफिनेशन और कही एल बाउली ने, स्टैटिक्स में राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेज, कि जो आपकी जो स्टैटिक्स है वो किसकी साइंस है, वो आपकी एवरेज की साइंस है, किसी भी डाटा का एवरेज निकालना, ठीक है नहीं। एवरेज भी निकालते हैं, बहुत सारी चीजें और भी निकलती है, तो ये भी एल बाउली ने कहा है। उसके बाद आई बोर्डिंगटन। बोर्डिंगटन ने देखिए क्या कहा, स्टैटिक्स एज द साइंस ऑफ एस्टीमेट एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स क्या है, साइंस है किसका, एस्टीमेट और प्रोबेबिलिटी का। एस्टीमेट मतलब आपका अब तक का स्टेटमेंट क्या है और आने वाला फ्यूचर क्या है, वो प्रोबेबिलिटी में हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं भाई ये जो स्टॉक मार्केट है इसका शेयर इतना चल रहा है आज, लेकिन आने वाले 5 सालों में डबल हो जाएगा, तो जो चल रहा है वो तो एस्टीमेट है, और आने वाले सालों में क्या होगा वो प्रोबेबिलिटी है। तो ये बात किसने कही थी, बोर्डिंगटन ने कही थी। ये भी सिंपल डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन बताई थी क्रोक्सटन एंड काउडन ने। क्रोक्सटन और काउडन ने देखिए क्या कहा था, स्टैटिक्स में बी डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। कि स्टैटिक्स क्या है, किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद प्रेजेंट करना, प्रेजेंट करने के बाद एनालाइज करना, और उसके बाद उसे इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है नहीं। वो क्या कहलाएगा, आपका स्टैटिक्स कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द वेलिस एंड रॉबर्ट्स। वेलिस और रॉबर्ट्स ने देखिए क्या कहा था, स्टैटिक्स इज ए बॉडी ऑफ मेथड फॉर मेकिंग वाइज डिसीजन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। मैंने आपको बता दिया कि अनसर्टेनिटी में भी स्टैटिक्स का यूज किया जाता है। उसने वही बात कही है कि स्टैटिक्स क्या है, अनसर्टेनिटी में भी यूज किया जाता है, एक मेथड है जो अनसर्टेनिटी में डिसीजन लेने के लिए कैपेबल है। जैसे कि कहीं बाढ़ आ गई, कहीं आपके भूकंप आ गया, कोई किसी भी तरह की दुर्घटना हो गई, तो वहां पर हम इतनी जल्दी डिसीजन कैसे ले सकते हैं, वो स्टैटिक बेस ही लिया जाता है। अनसर्टेनिटी में भी इसका यूज किया जाता है। ये बात कही थी वेलिस एंड रॉबर्ट्स ने। तो देखिए 4 डेफिनेशन पहले बताई, 5 अब बताई, जो भी आपको अच्छी लगे 2-2 तो कम से कम याद कर ही लो, ठीक है नहीं। तो ये था आपका डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स। अब इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के टाइप्स कितने होते हैं, देखिए मैंने अभी आपकी से एक बात कही थी कि एक तो है एस्टीमेट और एक है प्रोबेबिलिटी, ठीक है नहीं। एस्टीमेट क्या है, एस्टीमेट वो है कि जो आपके पास डाटा है उस डाटा के बेस पर क्या रिजल्ट आ रहा है, और एक मैंने बताया कि इस डाटा के बेस पर आने वाले 2 साल में क्या हो सकता है। तो दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है नहीं। एक क्या है, एक तो बस हवा में बात कर रहे हैं कि 2 साल बाद ये होगा, एक हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ठोस बात कर रहे हैं कि इस डाटा के हिसाब से ये है, ठीक है नहीं। तो इसमें 2 टाइप होते हैं, देखिए एक आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, एक आता है इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स जो है वो बिल्कुल ठोस वाली बात करेगा। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स बात करेगा वो किसकी बात करेगा, बिल्कुल ठोस बात करेगा, जो डाटा आपके पास है उस डाटा के बेस पर बताएगा कि इसके हिसाब से ये कंडीशन है,
प्रेजेंट की बात करेगा, पास्ट की बात करेगा, फ्यूचर की बात नहीं करेगा, ठीक है नहीं। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो न्यूमेरिकल फैक्ट होंगे आपके, उनके हिसाब से हम क्या देंगे, डिसीजन देंगे, जो भी आपके पास डाटा होगा उसकी बात करें, ठीक है नहीं। इसने वही कहा, देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू दोज मेथड which are used in the treatment of numerical fact for the purpose of describing their original characteristic। ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू आएगी उसकी बात करेंगे कि ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक किसी भी सिस्टम के क्या है, ठीक है नहीं। हवा में बात नहीं करेंगे कि हाँ ये हो जाएगा, ये हो सकता है नहीं, ये है, ये आपका होगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। ये है, ये तो है, और ये हो सकता है, ये वाला जो टाइप है इसमें हो सकता है की बात करें, ठीक है नहीं। तो देखिए इस मेथड में कौन कौन से हम टाइप यूज करते हैं। दीज मेथड इंक्लूड एडिटिंग ऑफ डाटा, डाटा को एडिट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं टेबुलेशन फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, बार चार्ट की फॉर्म में, लाइन ग्राफ की फॉर्म में, पाई चार्ट की फॉर्म में, ठीक है नहीं। इन सब की फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, मोड, मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसी, स्कीवनेस, कुर्टोसिस, ये सब हम इसकी हेल्प से, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। ये सारा का सारा एक डाटा के बेस पर ही हम निकालते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आती है, आपको पूरा बिल्कुल सही डाटा जो होगा उसी से एग्जैक्ट वैल्यू आएगी कि हाँ अब तक के डाटा से ये है, ठीक है नहीं। अब देखिए जैसे मैं इसका आपको दिखा दूं, ये आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक है। इसमें क्या क्या होता है देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें मीन, मोड, मीडियन निकाला जाता है। एक आता है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी में हम रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों निकालते हैं, ठीक है नहीं। इसमें थोड़ा वेरी होता है कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मेरे घर में एक 3 साल का बच्चा है, एक जो है एक 50 साल के मतलब जो है बुजुर्ग है, ठीक है नहीं। तो मिनिमम एज 3 साल हो गई, मैक्सिमम आपकी कितनी होगी 50 साल, तो वहाँ से 3 to 50 रेंज आ गई। तो वो वेरी करता रहता है कि 3 से 50 साल के बीच में ही इनके परिवार में सदस्य होंगे, बात समझ में आ गई। और दूसरा अगर मैं बात करूँ किसकी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, ये तो था वेरिएबिलिटी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होगा, अगर मीन आया, मीन का मतलब क्या है कि इस परिवार के 5 सदस्य हैं, उन 5 सदस्यों को जो एवरेज एज है वो इतनी है, तो वो मीन है, वो फिक्स है, उसमें रेंज नहीं, वो वेरी नहीं करेगी, तो वो कहलाएगा आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये सब आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आएगा, ठीक है नहीं। इस तरह से देखिए ये भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल है। मान लो कोई आपके पास डाटा है, उस डाटा से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का ग्राफ बना सकते हैं, बार चार्ट जिसे कहते हैं, इस तरह का पाई चार्ट बना सकते हैं, ठीक है नहीं। तो ये रो डाटा है आपका, उस रो डाटा को आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से इस फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है नहीं। तो ये है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अगर बात करूं मैं यहाँ पर किसकी, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, ये सैंपल पर काम करता है। ये आपका डाटा, पुराना डाटा भी उठा सकता है, लेकिन लेगा सैंपल बेसिक और आगे का प्रेडिक्शन देगा। जैसे आपको पता करना है कि इस विधानसभा से कौन जीत रहा है, तो आप क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा कुछ लोगों से पूछेंगे और उन्हीं के हिसाब से बता देंगे कि ये जीतेगा। लेकिन आपने देखो कुछ सर्वे होते हैं वो 100% सही नहीं होते, वो अनुमानित होते हैं, अनुमानित होते हैं। तो वहां पर एक अनुमान लगाया जाता है, प्रिडिक्शन होता है। तो उसी प्रिडिक्शन से आपका इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बना है। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आपका पॉपुलेशन है, भाई 2 चीजें हैं, पॉपुलेशन, एक सैंपल। पॉपुलेशन क्या होगी आपकी, लार्ज यूनिट हो जाएगी। पॉपुलेशन क्या है आपकी, लार्ज यूनिट है। और जो सैंपल है आपका, सैंपल क्या है आपका, वो फ्रैक्शन है या पोर्शन है, किसका पोर्शन है, पॉपुलेशन का एक छोटा सा पोर्शन है, जिसे मैं क्या कहूंगा, जिसे मैं कहूंगा सैंपल, ठीक है नहीं। भाई मान लिया 15 लाख लोग हैं, 1000 का सैंपल ले लिया, तो 15 लाख तो लार्ज स्केल आ गई, 1000 के आ गया आपका फ्रैक्शन आ गया, या आप क्या कह सकते हैं एक छोटा सा पोर्शन आ गया। उस पोर्शन से आप क्या करते हैं, उस पोर्शन से आप प्रोबेबिलिटी की हेल्प से पता करते हैं कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। एक बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, दुकान चलेगी नहीं चलेगी, मेरी सैलरी 25,000 है, मेरा जो है महीने का खर्चा चलेगा नहीं चलेगा, ये सब मैं क्या करता हूँ, ये सब एक प्रोबेबिलिटी के बेस पर किया जाता है। ये एक फिक्स डाटा नहीं होता आपका, ठीक है नहीं, एक मतलब ये मान के चले कि प्रिडिक्शन किया जाता है। तो अगर प्रिडिक्शन की बात कर रहा हूँ तो वो प्रिडिक्शन आपका किसमें आएगा, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आएगा, ठीक है नहीं। इसमें कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं देखिए, एक तो सैंपल मेथड यूज होगा, और जहाँ सैंपल मेथड हम यूज करते हैं वहां पर आपका क्या क्या यूज होता है देखिए, तो नॉर्मल कर्व मॉडल यूज करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज करते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन, चाई स्क्वायर टेस्ट, इन सब का यूज किया जाता है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सर्वे वाले भी ऐसे ही नहीं बताते कि भाई डाटा लिया और बता दिया, वो भी इन सब टेस्ट का यूज करके ही निकालते हैं, ठीक है नहीं। आपने जो सैंपल से डाटा लिया वो तो लिया ही,
फिर आप थोड़ा बहुत पुराना डाटा भी देखेंगे कि पुराने डाटा के हिसाब से आपका इस विधानसभा में क्या रहा था, ठीक है नहीं, वो सब चीजें निकल के आती है। जैसे मान लिया भाई कोई विधानसभा, उस विधानसभा में आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है पहले कौन जीता था, कितने मुस्लिम वोट हैं, कितने हिंदू वोट हैं, कितने एससी वोट हैं, उन सब के हिसाब से आप डाटा को निकाल कर तब एक प्रिडिक्शन देते हैं, ठीक है नहीं। इन टेस्टों का यूज किया जाता है। तो ये था बच्चों देखिए आपका स्टैटिक्स में कि स्टैटिक्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ठीक है नहीं। तो आज के लेक्चर में इतना ही है जो मैंने आपको देखिए बताया है, जितना पढ़ाया है। आप इसके प्रॉपर नोट्स बना लें, क्योंकि आपने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने नोट्स आप बनाएंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है नहीं। अपने नोट्स बना लें। आपको पीडीएफ के नोट्स चाहिए, उसके लिए भी मैं एक वीडियो पहले वाली सिलेबस वाली डाल चुका हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा कि पीडीएफ के नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। तो टाइम टू टाइम हम आपको पढ़ाते रहेंगे। अपना बच्चों फीडबैक जरूर दें। आप एमबीए, बीबीए, बीकॉम, यानी अगर आप स्टेट पढ़ रहे हैं, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि भाई आपको फीडबैक जरूर दें, ठीक है नहीं, क्योंकि जो भी इंप्रूवमेंट होगा हम इंप्रूवमेंट भी करेंगे, जो भी आपको कमी लगेगी आप वो भी बताएं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अभी जो चैप्टर 1 है कि कुछ टॉपिक कवर हो चुके हैं, कुछ टॉपिक आपके नेक्स्ट लेक्चर में कवर होंगे। एक चैप्टर आपका यूनिट 1 का फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। देखिए एक और समझा दूं, एक थोड़ा सा ये रह गया था आपका, ठीक है ना, ये भी समझ लीजिए। देखिए इनफेरेंशियल स्टैटिक्स में जब मैं सैंपल की बात कर रहा था, वैसे मैंने आपको बताया, देखिए पॉपुलेशन है पूरी, इस पॉपुलेशन में से मैंने एक छोटा सा एरिया लिया बस इतना, जिसे सैंपल कहा जाता है, ठीक है नहीं। ये ऐसे देखिए इतने लोग हैं, इतने लोगों में मैंने सबसे ना पूछकर कुछ लोगों से पूछ लिया, कुछ लोगों का डाटा ले लिया और उससे मैंने एक रिजल्ट निकाल लिया, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल भी है इसका, देखिए ये थोड़ा सा रह गया था, ये और समझ लीजिए। देखिए इसके अंदर इसका एक एग्जाम्पल है डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स का। डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स का एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूं, जिससे आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाए। क्या डिफरेंस? देखिए मान लिया आप टीचर हैं, तो आप बताएंगे कि भाई मेरी क्लास का रिजल्ट पिछले 3 सालों में इतना इतना रहा। कितना भाई? पहले 70% था, फिर 72 हुआ, फिर 76, 74। तो आप क्या आइडिया लगाएंगे? आप ये आइडिया लगाएंगे भाई हर साल 2% रिजल्ट इंक्रीज हो रहा है, यानी आने वाले साल में मेरा रिजल्ट 76% रह सकता है। यही तो कहेंगे कि भाई आने वाला जो साल होगा उसमें 76% रिजल्ट रहेगा। तो ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है, जो रिजल्ट आ चुका आपने उससे बनाया है कि मेरे यहाँ इतने बच्चे पास हुए हैं। तो ये तो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। लेकिन आप नेक्स्ट ईयर की बात बता रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में मेरा रिजल्ट 76% रहेगा, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो 76% डाटा रहेगा ये आपका प्रिडिक्शन है। तो ये किस में जाएगा? ये आ जाएगा इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स में। इसमें चेंज भी हो सकता है इन्फेरेंशियल में, ठीक है नहीं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, पढ़ते रहें, चैनल को शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू।